ओके बच्चों, आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट और सबसे पहले इसमें समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है। तो बस हमें ये 6 टॉपिक करना है, ओनली 6 टॉपिक्स कवर करने हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जिसमें से फर्स्ट है सोर्सेस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सेकेंड है सोर्सेस फॉर सप्लाई ऑफ फॉर फॉरेन करेंसी, थर्ड है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद दिस इज ऑल्सो इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड नेशनल इनकम। एंड फिफ्थ है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहां पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या होता है और इसको कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है, राइट। फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जब आप डिमांड करते हैं ना फॉरेन करेंसी का, तो किस लिए करते हैं? फॉर पेमेंट्स, ठीक है, किस लिए करते हैं? फॉर पेमेंट। अदरवाइज आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, मैं सारी चीजें रुपीज में परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों डॉलर चाहिए? कोई नीड नहीं है। तो अगर स्टिल मुझे डॉलर की अगर डिमांड करना पड़ रहा है, इट मींस आई एम मेकिंग पेमेंट टू समवन, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि आई एम मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट टू समवन, राइट, ठीक है। तो यहां पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसके लिए आप डिमांड करते हो, क्यों करते हो। तो पहला ये होगा कि अगर आपने इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, या सर्विस, तो आपको उसके लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए आप डिमांड करते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको अगर सपोज इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए डिमांड करना है। तीसरा, अगर आपको फॉरेन जाना है, टूरिज्म इन अब्रॉड, ठीक है, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फोर्थ, अगर आपको स्पेकुलेशन, आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं और बाद में वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आप बेच देंगे, उसको कहते हैं स्पेकुलेशन, तो उसमें आप कर सकते हैं परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉर स्पेकुलेशन, इसके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से रीजन है जिससे हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिमांड का मतलब होता है कि आपने क्या करना है? पेमेंट करना है टू दी अदर कंट्रीज, राइट। अब कर्व कैसा बनेगा? अगर हम फॉरेन करेंसी कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, तो मैं ये भी आपको बता देता हूं फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व कैसा बनता है, ठीक है। देखिए, यहां पर हम क्या शो करते हैं? एक्सचेंज रेट शो करते हैं। यहां पर क्या शो करते हैं? एक्सचेंज रेट शो करते हैं। और यहां क्या शो करते हैं? क्वांटिटी शो करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट OR है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि $1 को बाय करने की कितनी प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। मैं कह रहा हूं $1 की बाय करने की प्राइस 50 रुपए है, तो एक्सचेंज रेट इज 50। समझ में आ रही बात? अगर 50 रुपीज है पर डॉलर, तो सपोज यू आर बाइंग OQ डॉलर, क्लियर है। अगर डॉलर का रेट 50 से 60 हो जाता है, OR1 हो जाता है, तो आपको डॉलर महंगा पड़ रहा है या सस्ता, ये बताइए। महंगा पड़ रहा है। ज्यादा खरीदेंगे या कम? कम खरीदेंगे, तो आपका डिमांड क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर डॉलर आपको सपोज वही डॉलर 40 रुपए का मिलने लगे, तो महंगा पड़ा या सस्ता? ज्यादा खरीदेंगे या कम?
ज्यादा, तो आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा OQ2। समझ में आ रही बात? तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो ये जो कर्व बनता है ये क्या बनता है? डिमांड कर्व। क्या सीखा आपने डिमांड कर्व में? कि एक्सचेंज रेट और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, और एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नाउ अब हम बात करते हैं सोर्सेस फॉर सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो सोर्सेस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब समझते हैं कि यहां पर सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है? आ रहा है। आप फॉरेन करेंसी क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। रिसीव करने को ही हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं, इनफ्लो कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको फॉरेन करेंसी कब रिसीव होगा, किस केस में रिसीव होगा? तो फर्स्ट रीजन हो सकता है जब आपने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। समझ में आ रही बात? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपको पेमेंट करेंगे फॉरेन करेंसी में, राइट? तो उसके कारण आपको फॉरेन करेंसी मिलता है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन डोमेस्टिक कंट्री। अगर बाहर वाले लोग हमारे कंट्री में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। तीसरा आपका क्या हो सकता है? फॉरेन टूरिज्म, ठीक है, इन डोमेस्टिक कंट्री। अगर फॉरेनर्स आपके कंट्री में आता है, ठीक है, तो भी वो फॉरेन करेंसी लेकर के आएगा, तो उस कंडीशन में आपका इनफ्लो होगा। चौथा, सेल ऑफ, या मैं यहां पर लिख देता हूं स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए भी आपका इनफ्लो होता है। एक्टिविटीज, समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या हो सकता है? हमने एक्सपोर्ट ले लिया। अच्छा, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपका वहां पर अब्रॉड में रह रहा है और उसने ट्रांसफर किए पैसे, तो भी पैसा आया। तो दीज आर द रीजन जिसके वजह से पैसा आता है, और पैसे आने को हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा? सप्लाई कर्व का ध्यान से समझिए। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो देखिए, देखो सपोज कि आपका एक्सचेंज रेट जो है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्सचेंज रेट जो है OR है, ठीक है, और ये OQ डिमांड है। OR मतलब $1 कितने रुपए का है? 50 का है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होकर के OR से OR1 हो गया, मतलब $1 कितने का हो गया? 60 रुपए का। अगर आप अब्रॉड में रहते हैं, पहले $1 के लिए आपको 50 रुपीज मिल रहा था, अब सेम डॉलर दे रहे हो, आपको 60 रुपीज की वैल्यू मिल रही है। आप बताइए कि आप ज्यादा खरीदेंगे इंडिया से या कम खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, तो डॉलर यहां पर क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। और अब आपको $1 की वैल्यू जो है, $1 की वैल्यू जो है आपको 40 रुपए मिल रहा है। कितनी मिल रही है आपको? 40 रुपए। अब बताइए ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम, क्योंकि महंगा मिल रहा है इंडियन गुड्स। समझ में आ रही बात? तो सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है आपका? पॉजिटिव स्लोप होता है। समझ में आ रही बात? एक्सचेंज रेट और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है। एक्स एक्सिस पर यहां पर क्वांटिटी या सप्लाई लिखते हैं, और वाई एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? एक्सचेंज रेट लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आते हैं, तीसरा जो है यहां पर पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या?
फॉरिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तभी हम डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन समझ पाएंगे। एक काम करते हैं, दोनों को समझते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहां पर हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट, और यहां पर है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्लियर है। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो यहां पर आपका जो डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है वो कौन होता है? बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर दिस मेथड एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। यहां पर कौन करता है डिसाइड? गवर्नमेंट। मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम पढ़ाया था ना, वो इसी के अंदर आता है। और यहां पर जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, यहां पर किसके थ्रू डिसाइड होता है? मार्केट फोर्स के थ्रू डिसाइड होगा, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अगर गवर्नमेंट अपने करेंसी की वैल्यू को खुद कम कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट, ठीक है, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, करेंसी बाय गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डीवैल्यूएशन। इसे क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन, जो कि किसके अंदर होगा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होगा। और अगर यहां पर फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, करेंसी, ठीक है, बाय मार्केट फोर्सेस, अगर मार्केट फोर्सेस के थ्रू डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही बात? लेकिन डिफरेंस मैंने यहां पर क्या किया कि यहां पर डिफरेंस नहीं बता रहा हूं डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन में, मैं समझा रहा हूं कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड करता है। अगर गवर्नमेंट खुद अपने करेंसी की वैल्यू को फॉल करता है, डीवैल्यूएशन, और मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ रही बात? उल्टा भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने खुद अपने करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज किया है तो दैट इज रीवैल्यूएशन। क्या होगा? रीवैल्यूएशन। और अगर मार्केट फोर्सेस के थ्रू इंक्रीज हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। क्लियर है? तो ये बेसिकली फिक्स और फ्लेक्सिबल है। लेकिन व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन? अगर हम डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, दिस इज डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट, एंड दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हमने यहां पर शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या बोला कि डीवैल्यूएशन किसके थ्रू होता है? बाय गवर्नमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। ये किसके थ्रू होता है? थ्रू दी मार्केट फोर्सेस। समझ में आ रही बात? क्लियर है? मेन डिफरेंस यही है। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, सॉरी, by the market forces, and devaluation refers to fall in the value of domestic currency by the government. ठीक है, devaluation किसके अंदर आता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन किसके अंदर आएगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आएगा। तो मेन डिफरेंस यही है इन दोनों में। इफेक्ट सेम होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, पहले तो इसका मीनिंग बताइए। इफेक्ट अगर पूछा जाएगा तो वो डीवैल्यूएशन ले लो या डेप्रिसिएशन ले लो, इसका दोनों का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज $1 का वैल्यू सपोज 50 रुपीज है, अब $1 की वैल्यू कितनी होगी? 60 रुपीज। मतलब
यू आर पेइंग 10 रुपीज मोर फॉर सेम डॉलर। आप सेम डॉलर के लिए 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, फॉल हो गई है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को डीवैल्यूएशन बोलेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। बोथ आर सेम, ठीक है। फर्क ये है कि अगर ये गवर्नमेंट करती तो डीवैल्यूएशन और अगर ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है तो डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ आप बताइए कि इससे इंडियन गुड्स चीपर हो रहा है या कॉस्टलियर हो रहा है, बताइए। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन, बताओ भाई। ये आपका इंडियन गुड्स जो है चीपर हो रहा है या कॉस्टलियर हो रहा है, चीपर हो रहा है, क्योंकि फॉरेनर पहले $1 में 50 रुपए का सामान खरीद रहा था, अब वो $1 में क्या कर रहा है, 60 रुपए का। तो इंडियन गुड्स बिकम्स चीपर एज ए एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, राइज होगा क्या, एक्सपोर्ट। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप 50 रुपए में $1 खरीद रहे थे, अब आपको सेम डॉलर के लिए 60 देना पड़ रहा है, तो फॉरेन गुड सस्ता या महंगा, महंगा। ज्यादा खरीदेंगे या कम, तो फॉल इन क्या होगा, इंपोर्ट होगा। फॉल इन क्या होगा, इंपोर्ट होगा। एक बात बताओ, एडी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एग्रीगेट डिमांड का, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही बताया था ना। एक्स माइनस एम क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट की वैल्यू कम है, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। तो ये नेट एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक्सपोर्ट है 100, ठीक है, इंपोर्ट है 50, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया 50, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहां पर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए 100 से कितना हो गया, 120 हो गया एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट क्या होता है, कम होता है, और इंपोर्ट कम होकर के 50 से 30 हो गया। अब अगर मैं नेट एक्सपोर्ट निकालूं तो 120 माइनस 30 तो कितना हो गया, 90 हो गया ना। पहले 50 था, अब कितना हो गया, 90। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना। तो इट मींस यहां पर क्या होगा, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, राइज इन नेशनल इनकम। समझ आ रहा है, ठीक है, राइज इन नेशनल इनकम। क्लियर है। तो ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन, इफ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। अगर एप्रिसिएशन पूछता है तो ठीक इसका रिवर्स, डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन मतलब राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ रही बात। डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन में इंपोर्ट कम होगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा, राइज होगा। नेशनल इनकम यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो वहां क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। और मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट आपको, और बताया था मैंने यहां पर डिफरेंस बता दिया, इफेक्ट बता दिया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बता दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स पता है क्या है, कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है, स्टेबल रहता है। जब एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है तो इंटरनेशनल मार्केट का स्कोप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ट्रेड का स्कोप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसके मेरिट्स हैं। बट डीमेरिट्स क्या है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को बहुत सारा रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। दूसरा, जब गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो कभी ऐसा होता है कि अंडर वैल्यूएशन हो जाता है फॉरेन करेंसी का, और कभी ऐसा होता है कि ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ये इसके क्या है, डीमेरिट्स। समझ में आ रही बात। उसके बाद मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, जब सरकार गवर्नमेंट हमारे कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है तो उसको फिक्स कहते हैं। जब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है तो उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। लेकिन जब दोनों के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तो उसको मैनेज फ्लोटिंग कहेंगे। समझ में आ रही बात। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब यहां पर यह है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट। तो मैनेज फ्लोटिंग
जो है वो क्या है, मिक्सचर है। ये किसका है, मिक्सचर है ये, या इसको मिक्सचर को हम हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। ये किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन दोनों का मिक्सचर। अब आप कहेंगे सर कैसे मिक्सचर है, तो यहां पर क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आरबीआई ने क्या किया, एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट रखा कि $1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल कि मिनिमम 70 रुपए और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है $1 का वो मैं 72 से ज्यादा नहीं जाने दूंगा। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने डिसाइड किया कि मिनिमम कितना 70 और मैक्सिमम 72। अब क्या हो रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट बढ़ते 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 72 तक आने वाला है। कहां तक आने वाला है, तो यहां पर आरबीआई इंटरवीन करती है। कौन इंटरवीन करती है, आरबीआई। और जब कोई अथॉरिटी इंटरवीन करती है तो वो कौन सा एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन आरबीआई खुद कम नहीं करेगा, आरबीआई खुद कम नहीं करेगा। अभी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था कि ये मान लीजिए ये एक्सचेंज रेट का डिमांड कर्व है डीडी, पढ़ाया था ना, निगेटिव होता है, और सप्लाई कर्व है एसएस, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा डिमांड और सप्लाई उसे हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहते हैं, राइट। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट होगा इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहेंगे, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां एक्सचेंज रेट दिखाया है, यहां क्वांटिटी दिखाई। ये कौन सा सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। कौन सा है, क्योंकि मैंने बताया था फ्लेक्सिबल में किसके थ्रू होता है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। समझ में आ रही बात। अब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट जो है वो 70 से इंक्रीज होते होते सपोज 72 तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, OR1 72 तक जा रहा है। समझ में आ रही बात यहां तक। अब क्या हो रही है, आरबीआई ने डिसाइड किया भैया कि हमें 72 तक नहीं ले जाना है, उससे क्रॉस नहीं करना है। तो इस केस में क्या करेगा, आरबीआई के पास तो रिजर्व होता है, आप सब जानते हैं। किसी चीज का अगर रेट बढ़ रहा है, किसी चीज का रेट बढ़ रहा है, तो आपको उस चीज का रेट अगर कम करना है तो दो चीजें कर दो, दो चीजें कर दो। या तो आप डिमांड कम कर दो, अपने आप रेट कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, या उस चीज का सप्लाई बढ़ा दो, होगा ना। डिमांड कौन कर रहा है फॉरेन करेंसी का, इंडिया। फॉरेन करेंसी का डिमांड क्या कर रहा है, इंडिया। समझ में आ रही बात। और सप्लाई जो है वो कौन करता है, इंटरनेशनल मार्केट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सरकार क्या, आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल कर देगी। क्या करेगी, सेल करेगी। किसको सेल करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में। सेल करने से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा ना, और जब सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट आपका डाउन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम के भी थ्रू समझा सकता हूं। ये देखो मैं आपको लाइव इसको समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। ये आपका डिमांड कर्व है, देखिए ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। कैसे होता है, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब क्या हो रहा है, लोग जो है डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। लोग जो है फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। डी कर दिया, ठीक है, फिर D1 कर दिया, D1 कर दिया, D2 मतलब डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों का क्या है भैया, लोग तो अपना, अगर फॉरेन चीजें सस्ती मिलती है वो डिमांड बढ़ाते जाते हैं। चाइनीज गुड सस्ती मिल रही तो डिमांड बढ़ा रहे हैं ना। तो डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण देखो एक्सचेंज रेट पहले OR से बढ़कर OR1 हो गया, फिर एक्सचेंज रेट OR1 से बढ़कर क्या हो गया, OR2 हो गया। अब आरबीआई ने देखा भैया OR2 तक नहीं ले जाना है, लेकिन कगार आ गया है कि यहां पर आ चुका है। अगर यहां पर आरबीआई एक्शन नहीं लेगी तो OR2 को भी पार कर देगा। तो आरबीआई के पास क्या होता है, भंडार होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। आरबीआई के पास क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार होता है, रिजर्व होता है उनके पास, जो है यूरो हो गया, यूरो नहीं,
उनके पास जो है पाउंड हो गया या डॉलर हो गया या यूरो हो गया, ये सब करेंसी उनके पास रहता है। अब आरबीआई क्या करेगा, कम करेगा। तो कैसे कम करेगा भैया, वो अपने फॉरेक्स से जो है फॉरेन करेंसी को निकालेगा और निकाल करके कहां बेचेगा, इंटरनेशनल मार्केट में। कहां बेचेगा वो, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जब वो बेचेगा, जब वो सेल करेगा, तो सप्लाई फॉरेन करेंसी की क्या होगी, इंक्रीज होगी। सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा तो वहां पर फॉरेन करेंसी आने लगेगा ना, तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो मैं सप्लाई बढ़ा देता हूं, देखिए सप्लाई जो है बढ़ा देता हूं, सप्लाई बढ़ा दिया S1 S1, ठीक है। अब न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर। ये डिमांड कर्व नया वाला है और सप्लाई कर्व नया वाला, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए प्राइस कहां आ गया, ये OR1 पर आ गया। देखो कम हो गया ना, कम हो गया ना। तो इसको कहेंगे मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो सेल किया है वो किसने किया है, आरबीआई ने, ठीक है। तो कोई अथॉरिटी करती है तो फिक्स एक्सचेंज रेट हो जाता है, लेकिन किसके थ्रू, डिमांड सप्लाई के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। तो इस तरीके से जो है आरबीआई डिसाइड करती है कि कैसे हमें कंट्रोल करना। समझ में आया, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, बिकॉज यहां पर आरबीआई इंटरवीन करती है, मैनिपुलेट करती है, तो इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। अब आप कई बार पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है आपका, कि जैसे अभी मैंने डेप्रिसिएशन वाला कहानी बताया आपको, डिवैल्यूएशन वाला कहानी बताया, इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि एक कंट्री अपने करेंसी की वैल्यू को लो रखना चाहता है। A country deliberately keep its currency low, ठीक है। तो explain its effect, आपको इसका इफेक्ट बताना है। लो का मतलब यही होता है कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को कम करना चाह रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन है ये, क्या है। तो इससे इंडियन गुड्स क्या होगा, चीपर होगा, जिसके वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, नेशनल इनकम राइज होगा। समझ में आ रही बात। या अलग तरह के क्वेश्चन हो जाएगा कि एक करेंसी की वैल्यू फॉल होकर के 70 से 72 हो, राइज होकर के 70 से 72 हो गया। या ये क्वेश्चन आ गया कि करेंसी की वैल्यू जो है, करेंसी की वैल्यू $1 पहले कितना था, 70 रुपीज था, अब वैल्यू 72 रुपीज हो गया। तो बताओ इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है, वही एक्सपोर्ट राइज होगा, इंपोर्ट फॉल होगा, नेशनल इनकम राइज होगा। लेकिन अगर 70 से 78 हो गया, सॉरी 68 हो गया, तो ये किसको शो कर रहा है, एप्रिसिएशन को। ये किसको शो कर रहा है, डेप्रिसिएशन को। तो अगर 70 से 68 हुआ है तो एप्रिसिएशन हुआ, मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी राइज हो गई है और फॉरेन करेंसी फॉल हो गया है। इट मींस इंडियन गुड्स कॉस्टलियर हो गया और फॉरेन गुड्स चीपर हो गया है। तो आपका इंडियन गुड्स जो है कम खरीदेंगे, इंपोर्ट फॉल होगा, फॉरेन गुड्स आप ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट क्या होगा, राइज होगा। समझ में आ रही बात। बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता इधर से। तो बस आप इन टॉपिक को कर लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये टॉपिक कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो भी आएगा आपका वैल्यू बेस्ड वगैरह सब इसी से आएगा। अरे बस यही टॉपिक है आपके पास, क्लियर है। चलिए ओके।